कल हमने इस बारे में जाना था कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, बेरोजगारी के लिए डेटा को लेकर क्या कंट्रोवर्सी है, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं। आज बेरोजगारी से आगे हम बढ़ते हैं कि बेरोजगारी मापने के कौन से तरीके हैं, भारत में बेरोजगारी के लिए कौन से कंसेप्ट जो हैं उनको अपनाया जाता है। तो सबसे पहले कुछ अवधारणाएं हैं। अवधारणाओं का मतलब यह है कि वे अवधारणाएं जो कि बेरोजगारी की स्थिति को पता करने में मदद करती हैं। तो इसमें क्या है कि तीन चीजें मेन है। पहली चीज है श्रम बल, दूसरी चीज है कार्यबल, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि क्या क्या होता है, और फिर तीसरी चीज है श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति। अब इन तीन चीजों को आप समझिए। पहले तो श्रम बल क्या होता है कि आपकी कुल जनसंख्या में से कितने लोग काम करने में सक्षम हैं। इसमें बच्चे नहीं हैं, इसमें बूढ़े लोग नहीं हैं, इसमें दिव्यांग नहीं है। तो जितने लोग बचे इन सब को छोड़ के वो लोग आपके श्रम बल का हिस्सा हैं। मान लीजिए भारत में 1000 लोगों की संख्या है, 1000 लोग ही भारत में रहते हैं, उसमें से 500 लोग ही काम करने में सक्षम है, तो भारत का श्रम बल कितना हुआ? 500 हुआ। फिर उसके बाद में बात आती है कार्यबल। कार्यबल का मतलब यह है कि कितने लोग कार्य कर रहे हैं। आपके पास काम करने योग्य कितने लोग थे? 500 लोग ही थे सिर्फ, बाकी लोग आपके काम नहीं कर सकते। अब काम जो करेंगे वो इन 500 में से ही तो करेंगे, तो वो हो गए कार्यबल का हिस्सा। कि कार्यबल का मतलब यह है कि काम कितने लोग कर रहे हैं। अगर मान लो कि 400 लोग काम कर रहे हैं तो फिर वो कार्यबल हो गया आपका 400। इन दोनों को कैसे दिखाया जाता है? कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल जनसंख्या कितनी है? 1000 है। अगर 1000 की जनसंख्या है, उसमें आपका श्रम बल 500 है, तो फिर आपका श्रम बल कितना परसेंट हुआ? 50% हुआ। अगर आपकी कुल जनसंख्या 1000 है और 1000 में से आपका कार्यबल 400 है, तो आपका कार्यबल कितना हुआ? 40% हुआ। सिंपल। इसके बाद में बात आती है श्रम आपूर्ति। आपने देखा होगा कई बार बड़े शहरों में कुछ जगहें होती हैं जहां पर सुबह सुबह मजदूर लोग इकट्ठा होते हैं। अब वो मजदूर लोग क्या करते हैं कि कोई आए और उनको लेके जाए और मजदूरी करके वापस शाम में घर आ जाते हैं, रोज सुबह वहीं पर वापस आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सारे लोग काम पे चले जाते होंगे? वो कोई नहीं छूटता, कोई ने तो कोई छूटता ही होगा ना। लेकिन यहां पर आप देखिए कि कितने लोग अवेलेबल हैं। वो अलग अलग, कोई हो सकता है 300 रुपए में जाए, हो सकता है कोई 500 रुपए में जाए, अलग अलग मजदूरी पर वो काम करने के लिए उपस्थित है वहां पर। तो वो वाली जनसंख्या जो विभिन्न पारिश्रमिक की दरों पर काम करने के लिए उपलब्ध है, उसको श्रम आपूर्ति बोला जाता है। ठीक है। ये तीन चीजों के बेसिस पे बाद में बेरोजगारी की गणना भारत में की जाती है। उसके कुछ सूत्र हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। ये जो तीन चीजें थी, इसके हिसाब से ही रोजगार की स्थिति को देखा जाता है। पहली चीज आती है बेरोजगारों की संख्या। बेरोजगारों की संख्या। बेरोजगारों की संख्या को आप किस में से निकालोगे? श्रम बल में से निकालोगे या फिर कुल जनसंख्या में से निकालोगे? भाई साहब, कुल जनसंख्या में तो ऐसे लोग भी हैं जो काम कर ही नहीं सकते, तो उन्हें जबरदस्ती रोजगार या बेरोजगार कहने की जरूरत कहां है? एक बच्चे को आप रोजगार वाला कहोगे कि बेरोजगार कहोगे? कोई मतलब नहीं उस बात का। वैसे ही कुल श्रम बल में से, कुल श्रम बल माइनस कार्यबल, यानी कि कितने लोग काम करने योग्य हैं, कितने योग्य हैं और कितने कर रहे हैं। सिंपल। अगर इसमें ज्यादा योग्य हैं और काम कम कर रहे हैं तो वो बेरोजगार हो गए, बेरोजगारों की संख्या निकल गई। फिर उसके बाद में बात आती है बेरोजगारी दर की बात। बेरोजगारी दर। अब बेरोजगारी दर कैसे निकलती है? यह भी तो श्रम बल में से ही निकलती होगी। अब मान लीजिए कि 50 लोगों का आपके पास कितना था? श्रम बल था। ठीक है। और काम कितने के लोग कर रहे हैं? 50 में से 40, यहां पर 10 लिख सकता हूं मैं। तो अब आपकी बेरोजगारी की दर कितनी होगी? ये आपकी बेरोजगारी की दर होगी। कितने लोगों को काम करने योग्य लोगों में से कितने लोगों को काम नहीं मिला हुआ, वो संख्या कुल काम करने वाले लोगों की संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत है, उसको बेरोजगारी दर के रूप में बता दिया जाता है। फिर तीसरी बात आती है श्रम भागीदारी दर। श्रम भागीदारी दर।
श्रम भागीदारी दर का मतलब यह है कि कुल जनसंख्या में से कितने लोग हैं, यानी कि लेबर का हिस्सा है। कुल जनसंख्या में से कुल जनसंख्या बट्टा कुल श्रम बल, इसको बोला जाता है श्रम भागीदारी दर। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि कार्यबल भागीदारी दर, कार्य बल भागीदारी दर, तो वो निकलेगा कैसे, जनसंख्या बट्टा कुल कार्यबल। यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि भारत में बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है। ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई, इन्हीं की गणना की जाती है। अब लेकिन इनकी गणना करने के लिए कुछ तरीके अलग अलग अपनाए इन्होंने। देखिए क्या है कि 1960 में एक कमेटी बनी, दांतेवाला कमेटी, दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति ने कुछ सिफारिशें दी। एक तो कहा कि यूपीएस, यूनिवर्सल प्रिंसिपल स्टेटस, इसका मतलब इन्होंने यह बताया कि आप बेरोजगारी के लिए जो आंकड़े कलेक्ट करते हो, बेरोजगारी के लिए जो आंकड़े कलेक्ट करो, तो उस टाइम यह देखो कि इस बंदे को पिछले 1 साल में कितने दिन काम मिला। अगर 1 साल में किसी भी थोड़े से टाइम के लिए काम मिला है तो फिर उसे रोजगार माना जाएगा। मजाक है क्या है? अगर किसी 1 साल में, पिछले 1 साल में आपको 10 दिन के लिए रोजगार मिल गया हो तो बेरोजगार नहीं हो आप, ऐसा दांतेवाला साहब का कहना था। इन्होंने ये कहा कि पिछले 1 साल की स्थिति देख लो, उसमें अगर उसको थोड़े टाइम के लिए भी काम मिला है तो इट मीन्स वो बेरोजगार नहीं है। इसमें इन्होंने ये बताया। एक तरीका तो ये था। इन्होंने एक और कहा कि एक काम और करो, आप ये भी देखो उसका कि उसको करंट वीकली स्टेटस, यानी कि पिछले 1 सप्ताह में कितने घंटे उसे काम मिला, सप्ताह की स्थिति भी देखो। ठीक है। और एक तीसरी चीज और देखो, सीडीएस। जब आप आंकड़े कलेक्ट कर रहे हो तब आप ये देखो, मान लीजिए कि आज की डेट में आंकड़े कलेक्ट हो रहे हैं, कहीं किसी की गणना कर रहे हो, देख रहे हो, तो उससे पूछो कि भाई कल तेरे पास रोजगार था कि नहीं था। अगर कल की डेट में उसे 1 घंटे का भी रोजगार मिला है तो यानी कि वो कल बेरोजगार नहीं था। तो इन्होंने 3 तरीके बताए कि इन 3 तरीकों से आप बेरोजगारी की स्थिति को देखोगे। ये डेली स्टेटस की बात करता है। ये सबसे पूछे जाने हैं। कहने का मतलब, एक आदमी से आप पता करने जा रहे हो कि आप बेरोजगार हो कि नहीं हो, तो उसे ये पूछो कि आपको साल में कितने दिन काम मिला। दूसरा ये पूछो उससे कि भाई आपको सप्ताह में कितने दिन काम मिला। एक ये पूछो उससे कि आपको कल काम मिला था कि नहीं मिला था। इस वाले तरीके को 1972-73 में क्या हुआ, एनएसएसओ ने अपना लिया। अब 1972-73 से एनएसएसओ क्या कर रहा है, इसी के बेसिस पे आंकड़े जुटाता है। ठीक है। और उसी के आधार पर भारत में एनएसएसओ द्वारा आंकड़े जुटाने के बाद एनएसओ आंकड़े जारी कर देता है। अब इसमें एक बात गौर करने योग्य है कि आपको क्या लगता है कि अगर आप यूपीएस के आधार पर देखोगे तो कोई बेरोजगार मिलेगा आपको? कोई नहीं मिलेगा। यानी कि सबसे कम बेरोजगारी सबसे कम मिलेगी आपको इसके बेसिस पे, यूपीएस के बेसिस पे। फिर उसके बाद में इससे थोड़ी सी ज्यादा बेरोजगारी मिलेगी आपको, यानी कि हो सकता है इसकी भी संभावना बनती कि 7 दिन में क्या पता काम, भाई 1 साल में तो मिल जाता है लेकिन 7 दिन में तो नहीं मिलता हो। लेकिन ये वाली स्थिति सबसे सटीक है कि कल मिला था कि नहीं मिला था, यानी कि प्रेजेंट में वो बेरोजगार है। ये 3 तरीके हो गए। अब क्या किया कि इन्होंने एक तरीका अपनाया। अब इसमें एक जानने योग्य बात यह है कि एनएसओ आंकड़े जारी करता है, सर्वेक्षण का नाम है पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये 2017 से शुरू किया गया इस तरह से, क्योंकि इससे पहले एक तरीका और था। श्रम व रोजगार मंत्रालय जो है ना, रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के नाम से, रोजगार सर्वेक्षण के नाम से डेटा निकालता था। ये लास्ट डेटा जो 5th सर्वे था इसका, वो निकाला गया था 2015-16 में। 15-16 में ये बंद कर दिया गया क्योंकि इसके बेसिस पे बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा लग रही थी। तो बाद में नया तरीका अपनाया गया, पीएलएफएस। पीएलएफएस में क्या है कि 2017 में शुरू किया गया ये।
ये दो तरीके के डेटा निकालता है। एक तो 3 महीने से डेटा निकालता है। जो 3 महीने से डेटा निकालता है ना, ये केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है, गांवों की स्थिति को नहीं दिखाता, शहरी क्षेत्रों की स्थिति को दिखाता है। ठीक है, अब इन शहरी क्षेत्रों की जो स्थिति है ना, ये किसके बेसिस पे आती है? मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक तो यूपीएस था, एक सीडब्ल्यूएस था, एक सीडीएस था। तो सीडीएस के बेसिस पे आंकड़े नहीं निकालता, ये सीडब्ल्यूएस के बेसिस पे शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने से डेटा निकालता है। फिर दूसरा है कि हर साल ये डेटा निकालता है। उसमें एक तरीका तो है यूपीएस और एक तरीका है सीडब्ल्यूएस, यानी कि वीकली स्टेटस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल स्टेटस, यानी हर साल जो स्थिति है उसके बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है और ये बेरोजगारी का चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इसमें और कुछ ऐसे फैक्ट नहीं है जो आपको जानना चाहिए। वर्तमान में क्या स्थिति है वो मैंने कल आपको बता दी थी। धन्यवाद।